in the air, gone! Not that important, he's gone the next ball. Brilliant from Amir. Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेटनामा's फर्स्ट एवर पॉडकास्ट। बड़े दिनों से ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का इरादा था, फाइनली स्टार्ट हो रही है। और विदाउट फर्दर एड्यू हम चलते हैं पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच की तरफ, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट। और हमारे साथ मज़े की बात यह है कि एक रिकरिंग गेस्ट हैं। ये PSL के क्वालिफायर में एक एपिसोड में इन्होंने क्रिकेटनामा में आए थे और फिर इनको दावत दी है। अनस भाई, ये बताएं कि आपको हजम हो गई है डिफीट पाकिस्तान की? पहले तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने पॉडकास्ट पे बुलाया। और जहाँ तक आप बात करते हैं हजम की, तो भैया यहाँ तो आखिरी दिन बदहजमी करके चले गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बहुत अच्छा लगा, क्रिकेट वापसी आई, प्रॉपर इंटरनेशनल क्रिकेट अब स्टार्ट हो गई और अच्छा एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ टेस्ट सीरीज का पाकिस्तान का। बट सैडली टू से बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जिस पे आगे बात करनी है फर्दर ऑन। मुझे तो सबसे पहले ये समझाएं कि ज़्यादातर सेशंस में, इनफैक्ट अगर ओवरऑल देखें तो 2 दिन पाकिस्तान ने डोमिनेट किया और थर्ड जो लास्ट डे था, फोर्थ डे था, उसमें भी सारे सेशंस जो है पाकिस्तान ने डोमिनेट किए। वी हैड देम 117 फॉर 5। तो आपको क्या लगता है उसके बाद क्या ऐसा चेंज हुआ? क्रिस वोक्स ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि आउटफील्ड जो है वो वेट थी, तो उसकी वजह से बॉल रिवर्स स्विंग होना ख़त्म होगी, जो कि फेयर इनफ वो रीज़न है। और वाकई ऐसा लग रहा था कि पिच में सारी स्विंग, सीम, रिवर्स स्विंग सब ख़त्म हो गई है, हार्डली कुछ भी बॉलर्स मिल रहा था। तो आपको लगता है कि सारा मसला पिच का हुआ या कैप्टेंसी के फ्लॉज थे या बॉलर्स में फ्लॉज थे? आपका क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से इंडिविजुअल छोटे छोटे हाईलाइटेड पॉइंट्स मोमेंट्स थे मैच में, जहां पाकिस्तान ने उसको बहुत लाइटली ले लिया कि 117 फॉर 5 आपने कर दिए इंग्लैंड के आउट। और उसके बाद उनको लगा कि अब बहुत टफ हो जाएगा बिकॉज लास्ट बैटिंग पे पिच पे आ गया है। अगर आप स्टैट्स के हिसाब से देखें तो क्रिस वोक्स का लास्ट बैटिंग एवरेज 26.5 चलते हुए आ रहा है इन द लास्ट सीरीज। और पाकिस्तान को रिवर्स स्विंग नहीं मिली, बट स्टिल पाकिस्तान वाज होपिंग कि एक ब्रेक थ्रू हम कर लेंगे, तो उसके बाद क्या कहते हैं मजीद हमारे लिए टेल को एक्सपोज करना बहुत इजी हो जाएगा। बट इधर आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी फास्ट बॉलिंग लाइनअप में सीनियर पेसर्स नहीं है, आपके पास 2 टीनेजर्स फास्ट बॉलर्स हैं। एक मीडियम पेसर मोहम्मद अब्बास जो सेकंड सीरीज खेल रहा है इन इंग्लैंड, हिज सेकंड टेस्ट सीरीज, and then you have all the burden on Yasir Shah all over again. तो आई थिंक थोड़ा कैप्टेंसी का रोल था आई थिंक कि कैप्टन। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। अब्बास का तो आप बोल रहे हो कि सेकंड टेस्ट सीरीज खेल रहा था, ये तो मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस काउंट होगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अजहर अली या असद शफीक का भी देखें तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये इनकी थर्ड टेस्ट सीरीज है। तो ये तो रिलेटिवली मोर एक्सपीरियंस प्लेयर थे। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो अब्बास, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के टोटल टेस्ट मैचेस जो उन्होंने खेले 33 है। और यही अगर आप कंपेयर करते हैं सिर्फ क्रिस वोक से भी कंपेयर करें तो वो 36 मैचेस वो अकेला खेल चुका है। और उसके साथ आप एग्जैक्टली। सारे बॉलर्स मिला दें, इंग्लैंड के जो सीमर्स हैं, तो वो तो 300 प्लस निकल जाएगा। एक डॉम बेस्ट नो डाउट इन एक्सपीरियंस पे। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो मुझे लगा, मुझे आमिर यहाँ पे बहुत उसकी कमी महसूस हुई। नो डाउट यहाँ पे शायद स्विंग नहीं मिलती जो उसको बहुत ज़्यादा फेवर करती है इंग्लैंड में, लेकिन आमिर के पास वो वैरायटी है और उसको इस किस्म के टफ सिचुएशन में वो ऑलरेडी बॉल कर चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद स्क्रैम्बल्ड सीम यूज़ करता या जो अकॉर्डिंग टू फील्ड बेटर बॉल करता। अगर आमिर अजहर अली को बोलता है कि भाई फील्ड बाहर नहीं निकालनी, जो कि एक बहुत कॉमन क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो शायद उसकी बात पे अमल भी अजहर अली करता, क्योंकि दैट्स कमिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस प्लेयर। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? एग्जैक्टली मैं आपकी बात से एग्री करूंगा और ये भी ऐड ऑन करना चाहूंगा कि एक एक्सपीरियंस बॉलर लाइक मोहम्मद आमिर, उसका एटीट्यूड एग्रेशन ही एक डिफरेंट लेवल पे होता अगर उसको एक 117 फॉर 5 वाली सिनेरियो मिलता। वेयर एज नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी यंगस्टर्स हैं, नए आए हैं अभी इस क्रिकेट
उसमें टेन्योर में विद प्लेइंग टेस्ट मैच इट्स नॉट इजी, 5 दिन का होता है कंपेयर टू वनडे। देन आप शाहीन शाह की ऑब्वियसली इमेच्योरिटी देखें कि नंबर ऑफ नो बॉल्स अगर आपने काउंट किए हो तो शाहीन शाह का बहुत ज्यादा टेस्ट मैच के अंदर नो बॉल्स दिए, और ये बहुत क्रूशल काउंट हुआ एट द एंड बिकॉज वी वर शॉर्ट ऑफ रन्स। हम एंड में अगर विकेट्स ले भी पाए। एंड अनदर पॉइंट आई वांट टू ऐड कि एक जो बॉलर का कॉन्फिडेंस होता है, अगर बॉलर को जो फील्ड सेट करनी है वो कॉन्फिडेंस कहीं नजर नहीं आया, और वो कॉन्फिडेंस शायद अजहर अली को दे नहीं सके। और साथ साथ अजहर अली भी एकदम मतलब फील्ड पे एक्सपोज हो गए कि कौन सा प्लान, कौन सी स्ट्रैटेजी, प्लान ए प्लान बी किस तरफ जाऊं। तो अजहर अली बहुत डिफेंसिव अप्रोच के साथ, माइंडसेट के साथ मैच में उतरे आफ्टर टी सेशन, और इंग्लैंड ने वहां कैपिटलाइज किया। इंग्लैंड को पता था क्रिस वोक्स एंड बटलर को कि न्यू बॉल में कितने ओवर्स बाकी हैं, सो व्हाई नॉट जस्ट प्ले आउट दिस बॉल और जितने रन्स कंज्यूम कर सकते हैं, एंड दे सक्सीड। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ थी कि जो जितना इन्होंने अटैक किया है, ऑलमोस्ट 50% डिलीवरीज को बटलर और वोक्स ने अटैक किया था। ये ओवरऑल अगर आप मैच के हिसाब से भी देखें और जनरल जो टेस्ट में एवरेज होती है उससे बहुत ज़्यादा था। सिर्फ 12% इनकी फॉल शॉट थी। और मतलब एक नॉर्मल व्यूअर को देखने में भी पता चल रहा है कि क्रिस वोक्स जो कि एक स्ट्रगलिंग बैट्समैन है, उसने खुद एडमिट किया है कि उससे बॉल टाइम नहीं हो रही थी और रिलेटिवली उसका बुरा सीजन जा रहा था विद द बैट, इवन दो बॉलिंग में वो बहुत अच्छे कर रहे थे। वो इतने अच्छा टाइम कर रहा था बॉल को, उन्होंने बेसिकली इसको एक ओडीआई बनाते हुए सारा अटैक पाकिस्तान पे ले गए। मतलब हम ये हमेशा से सुनते आए हैं कि टेस्ट मैच को ओडीआई की तरह खेलना बाय डेफिनेशन तो बहुत आसान लगता है, लेकिन क्योंकि रेड बॉल होती है वो दैट बिहेव्स डिफरेंटली। लेकिन क्योंकि आज की क्रिकेट इतनी चेंज हो चुकी है, जॉस बटलर इतना ज्यादा उस चीज को समझता है कि उसको उस प्रेशर को उसने कोप अप करते हुए, रादर देन टेकिंग द प्रेशर, मतलब क्रिकवेज एक पॉइंट पे बता रहा था, विनवेज जो है आई थिंक 87% तक चला गया था। वो वहां से जी होते हुए बिलो 50% आ जाना, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। एग्जैक्टली अगर आप इनकी स्ट्राइक रेट देखें, 70 क्रिस वोक्स का स्ट्राइक रेट, 74 जॉस बटलर, 7 सिक्सेस, सॉरी 7 4s एंड 1 6 जॉस बटलर एंड 10 बाउंड्रीज। मतलब क्रूशल मोमेंट्स पे रिवर्स स्वीप पे अगर जॉस बटलर ने जिस तरह यासिर शाह को अटैक किया और उसका रिदम चेंज कर दिया कि यासिर शाह को अराउंड द विकेट आना पड़ा एट दैट मोमेंट जब क्रिस वोक्स नए बैट्समैन मतलब एंटर हुए थे। आई थिंक उस टाइम पे आपको फास्ट बॉलर के साथ थोड़ी चेन म्यूजिक दिखानी चाहिए थी, थोड़ा शॉर्ट बॉल कर के बैट्समैन को बैक फुट पे ले जाना चाहिए था एक एंड से, बट वो लोग ने इस पे जिस तरीके से। जी जी। एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। अ, शाहीन शाह अफरीदी का तो मैं फिर भी कह सकता हूँ, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की भी अगर आप जो है बॉलिंग को थोड़ा सा गौर से देखें तो वो ही जनरली लाइक्स टू पिच द बॉल फुल। बाउंस नो डाउट उसकी हाइट है, वो उसको जनरेट कर सकता है, लेकिन उसका जो नेचुरल एक्शन है और जो नेचुरल उसको स्विंग मिलता है वो फुल और गुड लेंथ से ज़्यादा मिलता है। उस सिनेरियो में वो शायद वो अपने स्ट्रेंथ पे चला गया और उसने आगे बॉल की और शॉर्ट पिच करने के या वो उसको बैकफुट पे लाने की कोशिश नहीं की। खैर दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, मतलब आप उसको उसके एक्सपीरियंस पे दे सकते हैं। लेकिन जो मुझे बात सबसे ज्यादा समझ ना नहीं आई कि शादाब खान पे एक फॉर द बेटर पार्ट ऑफ हिज टेस्ट करियर, इवन दो बहुत छोटा टेस्ट करियर है, उस पर एक क्रिटिसिज्म बन रहा था भाई कि वो बहुत ज्यादा गूगलीज करता है। एक लेग स्पिनर की स्टॉक बॉल होती है लेग स्पिन, लेकिन वो जनरली अगर छः बॉल कर रहे ओवर में तो 4 बॉल या 5 बॉल वो गूगली करेगा, एक आध उसमें लेग स्पिन करेगा। तो क्योंकि वो मतलब स्टॉक बॉल ही अगर आपकी गूगली हो जाएगी तो वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर चला जाता है। लेकिन बहरहाल, कमिंग टू माय पॉइंट, एक मतलब जो चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि यासिर शाह ने एक बॉल की थी बटलर को, अगर आपको याद हो, वो एक रफ पैच पे लैंड की और तकरीबन बटलर के मुंह पे वो हिट करी और वो बटलर सरप्राइज हो गया कि अचानक ये रफ पैच मौजूद है क्योंकि उसको ट्रबल कर सकता है। आपके पास दो स्पिनर थे और एक स्पिनर जिसको मशहूर है वो गूगली करता है, बजाय इसके कि वो उसको गूगली करे, और जो क्रिस वोक्स शायद गूगली पे स्ट्रगल करता, वो सारी लेग साइड पे बॉल कर रहा है और उस रफ पैच को यूज नहीं कर रहा है। मुझे उस चीज की समझ नहीं आई। मेरे हिसाब से मुदस्सिर, सबसे पहली चीज तो ये आपकी प्लानिंग ही सही नहीं थी एज टेकिंग शादाब एज योर फिफ्थ बॉलर। आप ऐसा लग रहा था शादाब खान को मोर एज अ बैट्समैन एंड पार्ट टाइम बॉलर खिलाया जा रहा है, बिकॉज फर्स्ट इनिंग्स में भी शादाब केम इन लेट, एंड शादाब ने अगर 2 विकेटें ली भी थी तो टेल एंडर्स की ली थी, एंड ही बॉल्ड 3.3 ओवर्स
13 for 2, whereas second innings में भी then again you used him before tea break, आपने 1-2 ओवर निकाले और आपने फिर एंड मोमेंट्स पे 8 ओवर्स में ही वेंट फॉर 34 रन्स लाइक विद एन इकोनॉमी ऑफ 4.25 इन अ टेस्ट मैच। एंड जिस तरह की शादाब बॉल कर रहा था, ही वाज आल्सो अंडर प्रेशर बिकॉज एक बंद यासिर शाह जहां पे 30 ओवर करा चुका है, तो उसका रिदम बन गया। तो ऑब्वियसली फॉर शादाब टू मेक दैट रिदम, आई थिंक आपको लेकिन उसको फिर आपको नहीं थोड़ा लगता कि स्टार्टिंग से यार स्पेल देने आप चाहिए थे। बॉलर को आप कैप्टन जाके बोले, यासिर शाह जाके उसको समझाए कि यार रफ पैच वहां है, वहां तुम लेग स्पिन भी डालोगे तो क्योंकि आपको पता है कि रफ पैच अनप्रेडिक्टेबल होता है, वो कुछ ऑकवर्ड बाउंस कर जाएगा, ऑकवर्ड स्पिन हो जाएगा, उस पर आप विकेट ले सकते हो। आप स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे बैट्समैन को आप उसके खिलाफ शादाब को लगा रहे हो और शादाब उसको जो है लेग पे बॉल कर रहा है। अगर आपको याद हो तो एक रफ पैच जो है लेग साइड पे भी था जो कि ब्रॉड का ऑफ स्टंप बनता है, तो उसको वहां भी पिच नहीं कर रहा, वो लेग पे डाल रहा है। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इस बात को। ये चीज टीम डिस्कशन में क्या बताई गई, मुश्ताक अहमद ने, यासिर शाह ने, सीनियर प्लेयर्स ने, कि भाई मतलब आपने वो रफ पैच का यूज करना है। अगर आपको याद हो टेस्ट मैच में ओली पोप की विकेट शाहीन शाह अफरीदी ने किस तरह ली थी, अनइवन बाउंस एज लगा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं आप करेक्ट करना चाहें तो। वो अनइवन बाउंस जो था उसका आई गेस सर्टेन पाकिस्तान ने उस चीज को हाईलाइट नहीं किया, उसको एज अ एक्स फैक्टर यूज नहीं किया एट द एंड। बट हैट्स ऑफ टू यासिर शाह, मतलब एंड लेकिन तक इसमें यासिर भी शाह मैं ने थोड़ा सा वो मतलब कहूंगा, नसीम शाह का अगर आप एक्शन वॉर से देखें तो उसका थोड़ा सा नीचे से आर्म आता है, वो उतना ज्यादा, इवन दो वो फुल अपनी फोर्स से बॉल को पिच करता है, लेकिन आप देखोगे कि वो उसकी कोई डेडली या लीथल बाउंसर अभी तक डेवलप नहीं हुई है। तो इट्स टू आई अर्ली टू गेस क्रिटिसाइज हिम फॉर दैट। लेकिन मुझे ये लगता है कि शादाब की बॉलिंग एक क्वेश्चनेबल थी। उसमें मुझे लगता है अजहर अली का रोल होना चाहिए था, उसको जाके बात करनी चाहिए थी। मतलब मिसबाह इतने अरसे से यूएई में खेला हुआ है, मुश्ताक अहमद आपके बैकरूम में बैठा हुआ है, वो पहुंचाए। अजहर अली को उसी वक्त रियलाइज कर देना चाहिए था, यासिर शाह को बोलना चाहिए था। खैर बहरहाल, मुझे पर्सनली ये लगता है कि शादाब का इंक्लूजन इतनी मसला नहीं था, बजाय इसके कि उसको गेम प्लान बताया जाता। शादाब ने, क्योंकि आपका थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर था, जो आपके मेन बैट्समैन है अजहर अली, असद शफीक, ये आप जो मिसबाह यूनुस को रिप्लेस करने वाले थे, इनकी अपनी फॉर्म बहुत ही क्वेश्चन है। इसमें मैंने ट्वीट भी किया था कि असद शफीक जो है, आज तक इसको 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले हैं, उसमें से एक पाकिस्तान ने ड्रॉ किया था, एक पाकिस्तान हारा था। 70th जी। कंसेक्यूटिव वो मैच खेल रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा इनका रोल क्या है। और फिर इस पे एक ये भी वो है कि शायद ये अगर सारी चीजें, अब जब आपको याद हो कि एक जो एज निकला था, वो नो मैंस लैंड में जो है चला गया, वही अगर कैरी कर जाता, वो मैच जीत जाता। अजहर अली की शायद कैप्टनसी पे उतना क्रिटिसिज्म नहीं होता, लेकिन दैट डजंट मेक हिम गो अवे फ्रॉम द क्रिटिसिज्म दैट्स कमिंग टू इट्स बैटिंग। तो वो क्रिटिसिज्म तो वैलिड है ना। तो आपको क्या लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन में शादाब की गलती थी, या ये अजहर असद पे अभी तक फिंगर्स नहीं पॉइंट हो रही, ये मसला है? आई थिंक मुदस्सिर, ये पाकिस्तान का ट्रेडिशन रहा है कि बैट्समैन बहुत कुछ छोड़ जाते हैं एंड दे एक्सपेक्ट टू मच फॉर दे लिव अ लॉट फॉर द बॉलर्स टू डू इन विनिंग द गेम। तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपसे कि शादाब की सिलेक्शन पे कोई सवाल निशान नहीं है। अच्छा डिसीजन था, मैनचेस्टर की पिच पे अच्छे से रीड किया, 2 लेग स्पिनर्स का अच्छा डिसीजन था। अब आपने उसको यूज सही से नहीं किया, गाइड सही से नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। बैट्समैन का आई वुड टोटली एग्री, आप पॉइंट आउट करें अजहर अली, असद शफीक, एंड देन ऑब्वियसली रिजवान का भी रोल बहुत मैटर करता है बिकॉज आज की मॉडर्न एरा क्रिकेट में विकेट कीपर नीड्स टू स्कोर रन्स। जॉस बटलर इज द बिगेस्ट एग्जांपल राइट नाउ इन फ्रंट। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि बैट्समैन हमारे, क्यों अजहर अली एक इतना प्रीमियम बैट्समैन है आपका, एंड द वे ही वाज स्ट्रगलिंग। इंग्लैंड में अगर आप इनके स्टैट्स उठाएं तो अजहर अली हैज ऑलवेज बीन एक्सपोज्ड विद हिज फ्रंट पैड। हम्म। क्यों इस चीज को ओवरकम नहीं किया जाता विद द सेम इंग्लिश बॉलर्स? ज्यादा चेंजेस नहीं है बॉलर्स में, जिमी एंडरसन, ब्रॉड आज भी हैं, बट व्हाई डज ही फेस सच डिफिकल्टीज? इस पे आप जरा बताएं। मेरा तो इसमें वही ख्याल है जो कि हम जनरली ऑफ द रिकॉर्ड भी डिस्कशन करते रहते हैं कि टेक्निकल फ्लॉज हैं अजहर अली में। और आपको ये अब वो वक्त आ गया है। अब जैसे इंग्लैंड की मैं एग्जांपल दे दूं, आपको याद होगा कि आई थिंक इंडिया का या श्रीलंका का टूर था, वो बेन फोक्स को लेके गए थे। इवन दो उनके पास दो बहुत ही फाइन विकेट कीपर बैट्समैन है,
बटलर है, बेस्टो को तो खैर अब उन्होंने अपने टेस्ट प्लान से निकाल दिया, लेकिन उस वक्त वो थे। उन दो के होने के बावजूद वो बेन फोक्स को लेके गए। इसी तरह उस्मान ख्वाजा को शुरू में कुछ अर्सा पहले तक ऑस्ट्रेलिया जो है सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में यूज कर रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं यूज करती थी। अब वो डिबेटेबल है कि वो शायद ऑस्ट्रेलिया में भी स्कोर करता, लेकिन बहरहाल इस चीज को हम क्यों नहीं समझते कि अजहर अली अगर इन कंडीशंस में नहीं स्कोर कर सकता, अब खैर आपने उसको कैप्टन बना दिया तो वो एक सेपरेट डिबेट कि अब आप वो उसको आपको खिलाना जरूरी है, लेकिन इस चीज को हम लोग क्यों नहीं समझते कि कंडीशंस के हिसाब से टीम बनाए। आई थिंक जो मिकी आर्थर ने इसको काफी हद तक इसके करीब पहुंचे थे। जो लास्ट इंग्लैंड में स्क्वाड अनाउंस हुई थी इसमें इंजमाम का भी ऑब्वियसली क्रेडिट जाता है, जैसे साद अली को लिया था या उस्मान सलाउद्दीन को लिया था जो कि ड्यूक बॉल के अगेंस्ट स्कोर कर रहे थे डोमेस्टिक में। तो आप उस स्ट्रेंथ को यूज करते हुए यहाँ अप्लाई करते तो इट वुड हैव बीन मच बेटर। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। मूविंग ऑन, मैं आपसे एक दो पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा। प्लेइंग 11 दोनों टीम्स का एक छोटा सा कंपैरिजन। बिल्कुल। इंग्लैंड के पास दो जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं, क्रिस वोक्स, बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स पाकिस्तान बाय द वे, इसी सॉरी मैं आपको कह रहा हूँ, बेन स्टोक्स बाय द वे बाकी दो मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, तो जी बिल्कुल, दैट्स समथिंग ये टू बी न्यूज, पॉजिटिव अबाउट फॉर अ दैट पाकिस्तानी टीम। समथिंग पॉजिटिव है। इंग्लैंड को इस पे सोचना पड़ेगा बिकॉज एज अ बहुत की रोल है बेन स्टोक्स का। अगर आप फ्लैशबैक में एशेज में भी जाए तो बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान के पास क्यों नहीं ऐसे ऑलराउंडर्स इन टेस्ट क्रिकेट पैदा हो रहे हैं हमारे पास? लाइक क्यों ऐसे रिलायबल प्लेयर्स के जिन पे हम आंख बंद करके रिलाई करें कि यस ये प्रोडक्टिव टेस्ट मैच बनाएंगे, बहुत वाइटल रोल प्ले करेंगे, मैच विनर्स बनेंगे, आई थिंक जस्ट लाइक क्रिस वोक्स या स्टोक्स। इसमें तो फिर मैं कहूँगा कि बेन स्टोक्स की तरह के ऑलराउंडर्स तो शायद वैसे ही बहुत ही आप मैं कहूँगा कि रेयर। नॉर्मली उनको आप बोलोगे इस किस्म के आप जनरली ऑलराउंडर्स नहीं देखते। आपके पास जैक कैलिस हो सकता है, सोबर्स हो सकता है, क्या कहते हैं, इमरान खान हो सकता है, वसीम अकरम हो सकता है, लेकिन ये इतने कॉमन आपको इस किस्म के आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर्स नहीं मिलते हमेशा। या वो बैटिंग ऑलराउंडर होता है कि बैटिंग बहुत अच्छी करेगा, साथ बॉलिंग में थोड़ी सपोर्ट दे देगा, या वाइस वर्सा। तो आई डोंट थिंक कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी देखें तो कोई बहुत बड़े ऑलराउंडर्स आपको बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं मिले। 80s में 90s में ज़रूर थे, वसीम अकरम के थे जैसे मैंने पहले बोला, लेकिन आपके पास अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद, आपको कोई स्टोक से कंपेयर आप फिर भी नहीं उनको करोगे। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट के प्लेइंग 11 का है, आपको क्या लगता है कि जो दो मैचेस हैं आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे, और चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? आई थिंक बैटिंग के अंदर अगर पाकिस्तान थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स स्ट्रेटेजी अपनाए तो आई वुड लाइक टू सी फवाद आलम। आई एम नॉट बाइस टूवर्ड्स फवाद के, बस मुझे फवाद आलम टीम में चाहिए। बट आई वुड थिंक कि एक लेफ्ट हैंडर शान मसूद है तो व्हाई नॉट हैव अनदर लेफ्ट हैंडर, कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। एंड नाउ इज द हाई टाइम, यू शुड गिव हिम अ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। उसको एक प्लेटफॉर्म दो एंड रिमूव फवाद वन आलम ऑफ द इन प्लेस बैट्स। ऑफ whom? आई वुड गो अगेंस्ट मे बी मेक असद शफीक सेट। आई नो बहुत ऑब्वियस, मतलब एक बहुत बड़ी चेंज आपको मैं कह रहा हूँ असद शफीक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, बट जैसे आपने खुद थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि असद शफीक के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, हम्म, सेंचुरीज हैं हम्म। और बड़ी इंपैक्टफुल इनिंग्स हैं, वो हमेशा लूजिंग कॉज में रही है। लाइक इट हैजंट अफेक्टेड पाकिस्तान या कोई मैच विनिंग सिचुएशन बिल्कुल पलट नहीं दिया असद शफीक ने। तो आई वुड लाइक कि अब टाइम है, क्योंकि आप कब तक बेंच पे रखोगे, कब तक आप ये रिस्क दिमाग में रखोगे कि नहीं वी विल ट्राई हिम सम अदर टाइम। अभी इज द मोमेंट, बिकॉज आप रिजवान की जगह ला नहीं सकते। यू डोंट हैव अ कीपर जो कीपिंग कर ले while बैटिंग, एंड आई डोंट सी एनीवन एल्स। अजहर अली इज अ कैप्टन, और एल्स आई वुड हैव बीन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड के अजहर अली की जगह भी आ सकता था एंड आप मिडिल ऑर्डर को थोड़ा शफल कर देते। I would like to see Fawad Alam in the batting strength. Bowling में I would say I would go with the same bowling lineup because the bowlers did a good job. I think it's just the strategy. वो एक सेशन बस खराब किया तो था। आपका आपको क्या लगता है ख्याल है? आप कि सेकंड मैच में अजहर अली विद द काइंड ऑफ फॉर्म इज इन, वो इस सबको कोप अप कर लेगा? और अगर आप असद शफीक को निकालते हो
तो ऑटोमेटिकली आप अजहर अली को ज़्यादा प्रेशर में डालते हो कि आप उसको ऑटोमेटिकली एक साइन दे रहे हो कि भाई असद शफीक एक सीनियर प्लेयर निकल गया, आपकी जगह सिर्फ इसलिए बची हुई है कि आप कैप्टन हो। तो आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी जो टेक्निकल फ्लॉज पे हमने बात की है और अजहर अली वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, आप और प्रेशर डालोगे तो ये उल्टा नुकसान में नहीं चला जाएगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से देखें, कहीं ना कहीं प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, आपको फेस करना होता है विद टाइम। ऑब्वियसली एक आपने क्या कहते हैं, फवाद आलम भी कोई लेस एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। फवाद आलम का भी अगर आप डोमेस्टिक रिकॉर्ड उठाएं और फवाद आलम का टेस्ट स्टैटिस्टिक्स देखें, फ्रॉम द स्टार्टिंग ही वाज मेड फॉर दिस क्रिकेट, फॉर दिस टेस्ट हाँ। प्लेटफॉर्म। तो मेरे हिसाब से हाँ। आप मुझे खुद बताएं कि ऑब्वियसली आप शादाब को अगर बिठाएंगे तो यू विल बी डाउन विद द बॉलर, हम्म। अनलेस एंड अनटिल अगर स्पिन के चांसेस लाइक पिच अगर ज्यादा स्पिन को अच्छा ऑफर नहीं करती, देन यू माइट गो फॉर मोर बैटिंग ओरिएंटेड फवाद आलम एंड मेक शादाब सेट। बट अगर आपको दो लेग आई स्पिन एग्री, मैं अच्छा। इस पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, आप फवाद आलम को दे रहे हो, आपकी लॉजिक मुझे समझ में आ रही है, लेकिन अ, फवाद आलम को कि उसके अपने साथ ये नाइंसाफी नहीं होगी कि ठीक है बहुत एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक में खेला हुआ है, इंटरनेशनल भी, ओडीआई ज़्यादा खेला हुआ है, टेस्ट भी खेला हुआ है, लेकिन आपकी सारी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान में। और अच्छा, फवाद आलम के भी एक बड़े इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं, अगर उसकी जो ज़्यादातर परफॉर्मेंसेज रही हैं डोमेस्टिक में, वो आप अगर उसका पैटर्न देखोगे, उसकी सेंचुरीज हैं और फिर बहुत सारे अंडर 20s 30s इस किस्म के स्कोर हैं। तो वो जो बहुत जो आपको देखने में बहुत अच्छा रिकॉर्ड लगता है, इवन दो मैं एक फवाद आलम का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा वो सेंचुरीज को, उस एवरेज को जो है ना डोमिनेट कर जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि फवाद आलम के कोई बुरा बैट्समैन है, नो डाउट, कोई नॉर्मल बैट्समैन नहीं होता जो 160 प्लस स्कोर कर दे, और इतने सीजन से वो 50 प्लस की एवरेज रख के चल रहा है। एक आध सीजन आई थिंक था जिसमें उसकी अराउंड 40 की एवरेज थी, लेकिन आज तक का वन ऑफ द फाइनेस्ट, आई थिंक पूरी दुनिया में उसकी थर्ड हाईएस्ट एवरेज रही है, और ऐसी कुछ टॉप 5 हाईएस्ट रन स्कोरर में है। लेकिन बहरहाल उसको आप डायरेक्ट इंग्लैंड की कंडीशंस में डाल रहे हो, जो कि ऑलरेडी उसके टेक्निक पे वो स्ट्रगल कर सकता है। आई डोंट यू थिंक कि उसके लिए भी अनफेयर होगा और पाकिस्तान भी थोड़ा सा एक बैकफुट पे आ सकता है उससे? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, पाकिस्तान बैकफुट पे आ सकता है, बट आई थिंक with his age 34 years का, he will be turning 35 in few months. आई थिंक 3 टेस्ट मैचेस खेले थे एंड ये वही 3 टेस्ट मैचेस हैं, अगर आपको याद हो, दिस वाज अगेंस्ट श्रीलंका वेयर ही स्कोर्ड 168, हम्म। हाई स्कोर 41 का टेस्ट एवरेज रहा है। आई थिंक टफ, आई थिंक दिस इज द हाई टाइम मेरी नजर से। आई वुड लाइक टू गो स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज देखें, कहीं ना कहीं आप असद शफीक जितने भी आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, इवन शान मसूद, ही स्कोर्ड 156 हम्म। सेकेंड इनिंग्स में, लेग साइड पे लेग ग्लांस करते हुए एज कर दिया बटलर के लिए। तो आई थिंक हर प्लेयर को मतलब अच्छा अप एंड डाउन मिलता है टेस्ट मैच के अंदर, बट दे गेट दैट अपॉर्चुनिटी। तो व्हाई नॉट फवाद आलम? मेरे हिसाब से अभी टाइम आ गया है, आप इसको ट्राई करो, बिकॉज कम से कम आपको इस कंडीशन, देखिए आपने ये आखिरी सीरीज तो है नहीं इंग्लैंड के खिलाफ इन इंग्लैंड, कम हम्म। से कम आपको वो जो हमने एक बात की थी ऑफ द रिकॉर्ड की सिचुएशनल बेस्ड क्रिकेट खिलानी चाहिए। जब बिल्कुल। तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे इन इंग्लैंड, आपको अगर पता चल जाता है इफ ही इज मेड फॉर इंग्लैंड कंडीशंस, यू वुड गो विद हिम फर्दर इन अपकमिंग टूर्स, आईसीसी इवेंट्स में भी। अगर नहीं लगता तो ऑब्वियसली यू वुड बी वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर के ओके ही इज नॉट मेड फॉर सच कंडीशंस। ट्राई तो करें आप, आई थिंक बैटिंग ही में भी, मेन लेकिन फिर हाईलाइट एक है। और, इट्स अ सेपरेट डिबेट, लेकिन मैं फिर वही वाली बात है कि उसके पास ऑलरेडी एज नहीं है आगे जाके, और आपको भी पता है कि एज सुन एज हारिस सुहेल इज फिट, फिट तो खैर वो है, वो उसने अपने वॉलंटरली नहीं खेल रहा, लेकिन जैसे ही वो फिट होता है वो टीम में आ जाएगा, वो जगह उसकी वैसी चली जानी है। तो आप उस पर इन्वेस्ट करते हो, जो कि वो इतना आगे आपको पता, इस पे भी नहीं पता कि चले, क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं और उसने इतने अरसे बाद खेल रहे हैं, अंडर प्रेशर है। इवन दो कि अब इस लेवल पे आके अब ये एक्सक्यूज नहीं चलते, लेकिन अंडर प्रेशर वो होगा और उसकी टेक्निक वहाँ पे वो स्ट्रगल कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये इस टाइम पे अब उसको एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट करना थोड़ा सा अनफेयर है? आई थिंक मेरे हिसाब से आई वुड डिसएग्री,
मोहम्मद आमिर का अगर आपको याद हो 5 साल के बैन के बाद उसको एक ब्लंट चांस दिया गया था, वेयर एज उसको ज्यादा मतलब डायरेक्ट डोमेस्टिक में नहीं, उसको डायरेक्ट इंटरनेशनल फोरम पे लेके आए थे। फवाद आलम हैज अ क्लीन स्ट्रीक, फवाद आलम कोई स्पॉट फिक्सिंग में नहीं मुलविस हुए, बट विद वो हिज उस लिहाज से कंसिस्टेंट नहीं बात कर परफॉर्मेंस। रहा मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी फॉर्म की उसको बात कर रहा हूँ। जब आप इतने अरसे बाद आते हो और आपके पास आमिर जब रिटर्न करा था तब ही वाज स्टिल इन हिज 20s, तो वो उसके पास एज का फैक्टर का मसला नहीं था उसके पास। फवाद आलम 34 का है, उसके पास बहुत अच्छा हो गया। अगर आप मिसबा को बेंचमार्क रखते हो तो वो अराउंड 40 तक खेल भी जाए तो वो भी, हाँ फिटनेस है, वो खेल सकता है, लेकिन एज इज नॉट ऑन हिज साइड। तो इतने प्रेशर आई में थिंक और इंग्लिश कंडीशन में अनफेयर नहीं है। नहीं एग्जैक्टली अनफेयर हो सकता है, बट इफ यू रिमेम्बर जो आपका एक फिटनेस टेस्ट कंडक्ट हुआ था रिसेंटली, फवाद आलम वाज द मोस्ट कंसिस्टेंट पर्सन जो टॉप 5 में आता था अमंग द फिटेस्ट प्लेयर्स इन पाकिस्तान कैंप, एंड उसने अपने आप को अभी तक रखा हुआ है। इफ यू लुक एट हिम, एज इज जस्ट अ नंबर। मेरी नजर में अगर आप इसको 34 की जगह 30 भी कर दें, पीपल विल एक्सेप्ट इट। आप उसको ऑब्वियसली, आप अगर उसको ये कहोगे कि पाकिस्तान के अंदर जिम्बाब्वे, बांग्लादेश या कोई वेस्ट इंडीज, श्रीलंका के खिलाफ ही वुड गेट अ चांस एंड ही वुड स्कोर 100 इन टेस्ट मैच, एंड फिर आप कहो कि उसको अब आप नहीं खिला रहे बड़ी टीम्स के खिलाफ, दैट वुड बी अनफेयर। कि आप उसको छोटी टीम के खिलाफ चढ़ा दें आप उसको, और एकदम से यू वुड जज हिम अगेंस्ट टफ साइड। तो अभी मौका है, इसके बाद टेस्ट मैच का क्या हमारा स्केड्यूल बनता है गॉड नोज, बट दिस क्रिकेट मैं उसको वनडे के लिए नहीं कह रहा। जहां तक आपने हारिस सोहेल की बात की, यस, आप हारिस सोहेल को लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में आप उसको पे इन्वेस्ट करो, तो उसको वहां रखो। टिल दैट टाइम आप वर्कलोड शिफ्ट करो। आप क्या कम लेफ्ट हैंडर्स रह गए, सो व्हाई नॉट ट्राई दिस। आई डोंट आप थिंक टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस ऑफ लेट वो स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो आपको एक बॉलिंग का ऑप्शन दे देता है, तो अनलेस फवाद आलम कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस करता है, मेरे ख्याल में तो हारिस सोहेल स्ट्रेट अवे उसको रिप्लेस कर देगा। तो ये एक बेट तो है, लेकिन हाँ आई एग्री विद योर पॉइंट के असद शफीक को रिप्लेस करना चाहिए, और देयर इज नो वन बेटर टू रिप्लेस हिम राइट नाउ इन द स्क्वाड बिल्कुल, जो फवाद आलम के अलावा। देर इज नो वन। आप देखें ऑब्वियसली आबिद अली का जो स्टार्ट रहा ओपनिंग में, पेयर अच्छा बना हुआ है, अब आप ओपनर्स के साथ नहीं रिप्लेस कर सकते, बहुत फंबल हो जाएगा, देन अजहर अली वुड हैव टू स्टेप अप, जो नहीं हो सकता। तो मिडिल ऑर्डर में ऑब्वियसली नो और रिजवान और शादाब, नहीं तो ऑटोमेटिक चॉइस बनती बाबर आजम, ऑब्वियसली नो क्वेश्चन ऑन हिम। बाबर आजम तो खेलने हैं, आपका प्रीमियम प्लेयर है। तो असद शफीक पे आते हैं सवाल। आई थिंक अभी ये स्टेप लेंगे, बोल्ड स्टेप, तब जाके मिसबा का जो प्लान है, ब्लूप्रिंट है, वो सामने आ सकता है। और एल्स मिसबा इज जस्ट डूइंग अ डिफेंसिव अप्रोच, ही इज टेकिंग सीरीज बाय सीरीज एंड ही विल गिव यू एक्सक्यूजेस कि हम नेक्स्ट सीरीज में ट्राई कर लेंगे, हमने एक अच्छा प्लान किया है। आई थिंक नाउ इज द टाइम। इंग्लैंड की सीरीज ही सबसे बड़ी सीरीज है, इसके बाद अगर आप बोलें कि मैं एक लो रैंक टीम, बिलो लाइक बॉटम 5 जो आपकी टॉप 10 आईसीसी रैंक टेस्ट प्लेइंग नेशंस, उनके खिलाफ अगर आप एक यंग टीम खिला के जीत जाओगे, तो आपने कोई तीर नहीं मारा मेरी नजर में। आई थिंक इंग्लैंड के खिलाफ आप चेंज करके चांस लें। आई थिंक बहुत अच्छा चांस है पाकिस्तान के पास 1-0 इंग्लैंड को डाउन करने। इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ गेम, हो गया, बट आई थिंक बाउंस बैक हो सकते हैं। बैटिंग आपके सामने एक बहुत बड़ा इशू रहा है, तो यू हैव नथिंग टू लूज, तो आप बैटिंग में चेंज करो, सिंपल, मेरी नजर में। ठीक है, योर पॉइंट इज टेकन। तो खैर मेरा भी यही ओपिनियन है कि एक ही चेंज होना चाहिए, फवाद आलम इंस्टेड ऑफ असद शफीक। एक और पॉइंट थोड़ा सा मैं मेंशन करना चाहूँगा। बिल्कुल। उस्मान सलाउद्दीन की अगर आपको याद हो, साद अली और उस्मान सलाउद्दीन, मैंने जैसे कि बोला, वो सिलेक्ट हुए थे लास्ट इंग्लैंड के टूर पे 2018। उस्मान सलाउद्दीन को एक मैच मिला, साद अली को आई थिंक एक भी मैच नहीं मिला। तो आपने उनको सेलेक्ट इस बेस पे किया था कि उन्होंने ड्यूक्स के अगेंस्ट, पाकिस्तान में आपको जैसे पता है पहले ड्यूक्स यूज होती थी, अब कोकापूरा होती है, तो उस पे उसने परफॉर्म किया था विद मूविंग बॉल और टफ कंडीशंस में, तो आपने उनको भाई उन पे इन्वेस्ट किया। सुस्मान सलाउद्दीन अभी भी आई थिंक 29 ईयर्स ओल्ड है, साद अली भी अराउंड इसी एज पे है। तो अगर यही जो आपने असद शफीक पे इन्वेस्टमेंट की है, उसके बाद भी आपने कंटिन्यू की, अगर हमने इन पे इन्वेस्ट किया होता, चले फवाद आलम पे इनको मसले सेलेक्टर्स को नजर आते थे, दैट्स अ सेपरेट डिबेट। अगर उन पे इन्वेस्ट किया होता तो शायद हम आज असद शफीक की जगह ये बात कर रहे होते थे यार उस्मान सलाउद्दीन को खिला रहे, शायद वो स्ट्रगल करता, फेल हो जाता,
लेकिन देन अगेन असद शफीक जब अपना 70th कंसेक्यूटिव मैच खेल सकता है, तो उस बेचारे ने क्या कसूर किया है कि आप उसको एटलीस्ट 4-5 मैचेस तो खिलाओ। रखा अगली सीरीज बिल्कुल में भी आई थिंक स्क्वाड में वो था, उसके बाद वो ड्रॉप हो गया था। तो दैट्स अ लिटिल अनफेयर ऑन द पर्सन। मुझे याद है उस्मान सलाउद्दीन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उसने डेब्यू किया था, दैट वाज समवेयर अराउंड 2012। तो इट वाज 2011 हाँ, ओडीआई डेब्यू ब्रिजटाउन में किया और था और हाँ, उसके बाद आपने ही 2018 में उसको चांस दिया, और अब ऐसा लग रहा है कि उसको वापस शायद चांस नहीं देंगे, क्योंकि उसका कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी सीजन नहीं था, लेकिन आप उसको उस वक्त करते। खैर, थोड़ा इसको कंक्लूड करने की तरफ जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आखिरी मैच की आपकी, सेकंड मैच की आपकी प्रिडिक्शन क्या है? डस पाकिस्तान हैव अ चांस? क्योंकि आपको पता है ये एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ हुई है कि लास्ट 6 सीरीज से इंग्लैंड था, और ये मैच जीत गया है, और पाकिस्तान की तो पहला मैच जीत जाती होती है इंग्लैंड आके, दूसरा मैच में वो जो है स्ट्रगल करती है, 2018 में भी। तो आपको लगता है कि ये मैच में पाकिस्तान बाउंस बैक कर सकता है? बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशंस उम्मीद हाई हैं। अगर आपको साउथहैम्पटन की अगर ये पिच है, आपको याद होगा वेस्ट इंडीज बिल्कुल। ने भी रिसेंट पहला टेस्ट मैच हराया, और ओवरकास्ट कंडीशंस में अगर सीमिंग कंडीशंस मिल जाएं, और जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने मेजॉरिटी नंबर ऑफ डिसमिसल्स, एलबीडब्ल्यूज एंड बोल्ड्स थे, मतलब कॉट बिहाइंड कैचेस ज्यादा नहीं थे इन दैट गेम, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान अब्बास नई बॉल से ही कैन डू वंडर्स। आई थिंक सिचुएशन पाकिस्तान के फेवर में आ सकती है, एंड आई हैव हाई होप्स। मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे आपने बताया न्यूज दी के बेन स्टोक्स सीरीज से बाहर हो चुके हैं ड्यू टू पर्सनल रीजंस, तो उसकी जगह आप किसको देखते हैं कि इंग्लैंड किसको ट्राई करेगा? आई डोंट नो कि इंग्लैंड इसकी तरफ जाता है, लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि बटलर को वो जो है उससे ग्लव्स उससे ले सकते हैं, क्योंकि मैं एक स्टैट्स पढ़ रहा था कि क्रिकविज के स्टैट्स पढ़ा था, बटलर के जो जो भी उसके चांसेस उसने मिस किए हैं, उसने 85 रन एक्स्ट्रा दी, इवन दो उसने उसको बाद में उसको कंपनसेट कर दिया अपनी बैटिंग से, लेकिन दैट कैन बी वेरी लीज। मतलब आपको अगर याद हो शान मसूद को, उसके बाद उसने 150 बना। खैर, ओवरऑल अगर आपने 85 रन दिए हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो पॉसिबली बेन फोक्स को उसमें ले आए। आई डोंट नो कि उसको वो उसके प्रोटेक्टिव बबल, लेकिन दैट कुड बी वन थिंग। थोड़ा सा उसके बैटिंग लाइनअप पे वो मसला हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में इस चीज़ को सीरियसली उनको कंसिडर करना होगा कि कीपिंग की तरफ जाए। हाँ, ये ज़रूर होगा कि एंडरसन मुझे ड्रॉप होते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा एंडरसन पे अनफेयर भी है कि इतना जो उसको यूजुअली स्विंग मिलता है, उसको 0.85 डिग्री स्विंग इस बार मिला था, जो कि जनरली इट्स वेरी लो, इससे ज़्यादा मतलब उसको मिलता है। तो वो है, लेकिन आई थिंक एंडरसन ड्रॉप होगा, उसकी जगह प्रॉबेबली वुड आएगा, और वुड शायद आर्चर की जगह आएगा। अब शायद सैम करन को वो खिला लें एंडरसन की जगह। खैर, वो चेंजेस देखेंगे, पता चल जाएगा। लग रहा है कि ड्रॉप होगा। बाकी मेरा ये नहीं ओपिनियन है कि आपने एक जो है स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट कीपर तो नहीं है, लेकिन बेन फोक्स बैटिंग कर सकता है। लेकिन वही है कि दो बैटिंग विकेट कीपर वो खिला सकते नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने। सैम करन का जिक्र किया तो इंग्लैंड को मतलब बहुत टाइम बाद आई गेस लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मिला एक टेस्ट मैच के अंदर, हैं। और सैम करन की अगर आपने परफॉर्मेंस देखी आई गेस पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक सैम करन का फेस ऑफ नहीं हुआ है इन द पास्ट सीरीज, तो दिस विल इंडिया के बी। खिलाफ उसने अच्छा किया था। जी हाँ। बिल्कुल, और सैम करन का अगर देखें तो वो जो एक इन और भी, स्विंग बॉल सॉरी मैं है। आपको कट कर रहा हूँ, एक और भी बॉलर था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। इंग्लैंड ने उसको प्रोटेक्टिव बबल में ले लिया था, वो भी लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट उसको देखा जा रहा है एंडरसन का, तो शायद वो भी रिप्लेस कर सकता है। बिल्कुल, और एक और प्लेयर का नाम है यहाँ पे जैक क्रॉली, अगर आपको बैटिंग में याद होगा। हाँ वो। इंग्लैंड अभी 6 टेस्ट मैचेस खेले हैं, और क्या कहते हैं उसमें मजीद क्या कहते हैं बैटिंग एक अच्छा डेप्थ बन सकता है अगर इंग्लैंड ये चांस लेना चाहे अपने 4 मेन अटैक पे फोकस करे, और स्टोक्स की जगह जैक क्रॉली को चांस दिया जाए और बैटिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें डॉम सिवली, रोरी बर्न्स थोड़े से शेकी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्ट ऑफ टेस्ट करियर, ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली यू हैव टू गिव क्रेडिट कि पाकिस्तान की बॉलिंग को लाइटली नहीं लिया जा सकता।
जो पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग्स में किया था। तो आई गेस इंग्लैंड वुड recommend him as well if they go for a batting oriented side। जहाँ तक एंडरसन की बात की, yes he might get replaced and further chances are कि सैम करन को खिलाया जाए। बिल्कुल बाकी है। चलें इसी बात पे कंक्लूड करते हैं। एक चीज़ पे तो हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि फवाद आलम को असद शफीक की जगह खेलना चाहिए। आई एम नॉट श्योर मिसबा की जो हिस्ट्री रही है इन द शॉर्ट फ्यूचर, इन द शॉर्ट टर्म ही इज हैड विद द टीम एज अ कोच एंड हेड चीफ सेलेक्टर, कि वो करता है नहीं करता, दैट्स अ डिबेटेबल थिंग, और आई डोंट नो, मिसबा को ही पता है इसका आंसर। लेकिन ये अब मुझे भी एक फीलिंग आ रही है कि फवाद आलम कैन रिप्लेस समवन, असद शफीक को करे या शादाब को करे, वो मिसबा का डिसीजन होगा। लेकिन मैं, मुझसे पूछें और कभी कि उसको खेलना चाहिए। इंग्लैंड को ऑब्वियसली स्टोक्स को जो है रिप्लेस करना ही होगा। बाकी एंडरसन का लग रहा है, अब वो किससे करते हैं वो देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान होपफुली ये उम्मीद करेंगे हम कि वो लास्ट बॉलिंग ही उनको मिलती है, क्योंकि आई एम श्योर कि जो अगर फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग मिल जाए तो उसमें तो स्ट्रगल करेंगे। तो आई होप कि पाकिस्तान विंस द टॉस और बैटिंग के लिए जाता है। इवन अगर ओवरकास्ट जैसे कंडीशन जो पहले मैच में भी थी, तब भी मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि बैटिंग के लिए जाए, क्योंकि लास्ट इनिंग्स में पाकिस्तान का सरवाइव करना इंग्लैंड जैसे बॉलिंग अटैक के खिलाफ इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। खैर इसी बात पे कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान बेहतर परफॉर्मेंस दे, और इंशाल्लाह अनस भाई आपसे आगे भी पॉडकास्ट में करेंगे। होपफुली ये इंशाल्लाह पॉडकास्ट की सीरीज चलती रहेगी। सेकंड टेस्ट में